आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव काफी वक्त से लंबित है, लेकिन अब लग रहा है कि जल्द ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का मतलब है कि नए अध्यक्ष मिलने तक नितिन नवीन जेपी नड्डा की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। आमतौर पर जब चुनाव करीब आता है तब कार्यकारी बनाए जाते हैं। यह चुनाव से पहले की एक अहम प्रक्रिया है। हालांकि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना उनको मिली एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि बीजेपी में परंपरा है कि कार्यकारी अध्यक्ष ही पूर्णकालिक यानी परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त होते रहे हैं। नितिन नवीन अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं। उम्र सिर्फ 45 साल। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का मतलब है कि वो नए अध्यक्ष का चुनाव होने तक पार्टी के कप्तान होंगे। नितिन बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास जैसे अहम विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। वो पटना के बागपुर विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। नितिन नवीन का ताल्लुक कायस्थ समुदाय से है, जिसकी आबादी बिहार में करीब करीब 1% मानी जाती है। संख्या में कम होने के बावजूद ये समुदाय बीजेपी का विश्वसनीय और कोर वोटर रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक तरफ जहां संगठनात्मक मजबूती का संदेश दिया है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक प्रतिनिधित्व और संतुलन का भी स्पष्ट संकेत मिलता है। बीजेपी के अंदर ये नियुक्ति आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अब नितिन नवीन की भूमिका केवल बिहार या किसी राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो देश भर में संगठन के फैसलों, चुनावी तालमेल और राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते नजर आएंगे। सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं, उसके बाद इस पर डिबेट। नितिन जी का बहुत ही अभिनंदन। बहुत ही विनम्र, समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन समझते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ सहित। तो आज उन्होंने जो अपने काम से अपनी जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष जी को प्रदेशवासियों की तरफ से, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जिस ढंग से निर्णय लिया है, ये पूरे देश के युवाओं को संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी आज हमारी 45 वर्ष की हो गई है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 45 वर्ष का है। ये पूरे देश के नौजवानों को, युवाओं को एक बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी युवा पीढ़ी को साथ लेकर के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। से जुड़े हुए हमारे माननीय नितिन नवीन जी हैं। संगठन का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है और बिल्कुल सरल स्वभाव के लेकिन परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे माननीय नितिन नवीन जी को पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक युवा नेता है और बिहार के बहुत नामचीन बड़े नेता है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, 2 बार तो मैं जानता हूं रहे, और जिस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने में बिहार में उन्होंने काम किया, तो इसी को देखते हुए पार्टी ने उन्हें दायित्व दिया है। और मुझे लगता है कि ऐसे युवा नेता के नेतृत्व में, बिहार में वो युवा मोर्चा के भी प्रेसिडेंट भी रहे, तो ऐसे युवा नेता के नेतृत्व में पार्टी और भी आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी कमल फूल 45 साल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष। ये भारतीय जनता पार्टी क्या? भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरा को राष्ट्रीय अध्यक्श शीर्षस्थ नेतृत्व का पद देकर जैन जी और युवा के बीच एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में दिया है। युवाओं के बीच उत्सव का माहौल है कि अब 57 साल का बूढ़ा नहीं, 45 वर्ष का युवा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राजनीतिक दल का हो सकता है। तो इस बात को जो है संदेश भाजपा ने दिया है। बिहार के धरती का एक साधारण कार्यकर्ता जिनका नाम है श्री नितिन नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बड़ी बात है। और बिहार तो और भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बिहार को यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोई एक साधारण कार्यकर्ता पहुंचा है। तो आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, प्रश्नकाल के सवाल भी सुन लीजिए। प्रश्नकाल का प्रश्न नंबर 1 जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या नितिन नवीन को बिहार जीत का तोहफा मिला है? इसकी वजह से उन्हें यह पद और प्रतिष्ठा मिली है?
प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या आरएसएस की सिफारिश पर नितिन अध्यक्ष बनाए गए हैं? क्या उनके पद के पीछे आरएसएस का भी हाथ है? क्या आरएसएस की सिफारिश काम कर गई है? प्रश्नकाल का प्रश्न नंबर 3 जिस पर हम डिबेट करने वाले हैं, नितिन नवीन आने वाले चुनाव को लीड कर पाएंगे? क्या उनमें वो क्षमता, वो मादा है? क्योंकि ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, यूपी में विधानसभा चुनाव है, वहां पर कैसी भूमिका रहेगी? नॉर्थ ईस्ट साथ पाएंगे कि नहीं? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, नितिन एक डाउन टू अर्थ छवि वाले नेता है, क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? बहुत कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ज्यादा सुलभ है। साथ ही साथ प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5, नितिन टॉप लीडरशिप और कार्यकर्ताओं के बीच क्या बैलेंस कर पाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उम्र कम है, हालांकि 5 बार से विधायक हैं, संगठन को चलाने का अनुभव है, आरएसएस के संपर्क में लगातार रहे हैं, संगठन को साथ लेकर चलने की उनके अंदर कुव्वत है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या अब ये फिट बैठ पाते हैं आने वाले चैलेंजेस के लिए कि नहीं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, स्वागत कीजिए। भूपेंद्र यादव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कुछ ही वक्त में जुड़ने वाले हैं। चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पूजा मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ने वाली हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित मेरे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिरकार मोदी और अमित शाह जी ने इन्हें चुना क्यों, कैसे चुना, चुनाव के पीछे की वजह क्या थी और कैसे नितिन नवीन को बिहार जीत का तोहफा मिला है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। पैनल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्वागत कीजिए भूपेंद्र यादव जी का। भूपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ चंद्रमोहन शर्मा जी आपको दिख रहे हैं, चंद्रमोहन जी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा आपको दिख रही है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं इंदुकांत दीक्षित से डिबेट की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इंदुकांत जी, नितिन नवीन का पॉलिटिकल करियर आपने देखा है और सबसे युवा है और बीजेपी में ये परिपाटी रही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनता है फिर वो परमानेंट अध्यक्ष पद पर आ जाता है, बस रिशफलिंग होती है, पावर की एडजस्टमेंट्स होते हैं, कामकाज का थोड़ा ताना बाना होता है, जो एडजस्टमेंट होता है। क्या नितिन नवीन को आप 2027 के विजन में फिट देख रहे हैं? क्योंकि ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, आरएसएस के यस मैन हैं और जैसा कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह और मोदी ने इसीलिए चुना क्योंकि बहुत सुलभ हैं और बड़े बड़े नेता नगरी और नेतागिरी वाले उनके अंदर वो लक्षण नहीं है। इंदुकांत जी नमस्कार। अमित जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, 2-3 चीजें बहुत बड़ी होती हैं किसी बड़ी पार्टी के लिए या किसी भी संगठन के नेतृत्व के लिए जी। एक तो जो प्रधानमंत्री के अगर ट्वीट को आप पढ़ लेंगे, नितिन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कार्यकारी अध्यक्ष बने जाने के बाद उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें परसों जो उन्होंने बातें रखी वो सारा उनकी जितनी विशेषताएं पार्टी समझती है उसका उसमें उन्होंने उल्लेख किया था। जैसे उन्होंने कहा था कि ऊर्जावान हैं, सर्वसुलभ हैं, उत्साही हैं, कम उम्र के हैं, युवा हैं और मृदु स्वभाव के हैं। देखिए, ये सारी चीजें लीडरशिप क्वालिटी आप कहीं भी पढ़ें, एजुकेशन में पढ़ें, एज ए टीचर, आर्मी में पढ़ें, जर्नलिज्म में पढ़ें, सोशल फील्ड में पढ़ें, आपके नेतृत्व क्षमता के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के लिए ये सारी चीजें प्रथम जो सबसे बेसिक नीड्स हैं। और मैंने तो बहुत नजदीक से उनको जाना नहीं है, अब उनकी जब चर्चा हो रही है तभी समझ रहे हैं, लेकिन जिन गुणों की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की है, अगर ये गुण उनके में हैं तो निश्चित तौर पे ये चॉइस भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सरप्राइज है विपक्ष के लिए भी और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। अब मैं 1-2 चीजें बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ स्पेशली कल से। देखिए, जिस प्रकार से उनके इलेक्शन के बाद एक आप आम कार्यकर्ता से पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो वो कहते हैं कि देखिए, हमारी पार्टी सब पार्टियों से इस मामले में बिल्कुल जुदा है कि यहाँ पे किसी भी कार्यकर्ता के लिए कभी भी इस ढंग की कोई सरप्राइज खबर आ सकती है। ये स्वयं नितिन जी ने कहा कि हमें भी नहीं पता था, आज सवेरे तक भी नहीं पता था कि हमको इतना बड़ा कार्यभार दिया जाने वाला है। तो एक कार्यकर्ता के गुणों को या उसके बैकग्राउंड को चेक करके और उसके सारी चीजों को पार्टी के लिए उसकी उपयोगिता को निश्चित करके, यदि इस तरह से सामान्य कार्यकर्ता के घर से किसी को, बेशक इनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं अमित जी जिनके बच्चे पॉलिटिक्स में हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी और पार्टियों की, लेकिन उनको भी कभी ऐसी सरप्राइज मिल सकती है, ये अन्य पार्टियों में सोचना लगभग दुर्लभ है।
तो एक कम्युनिस्ट पार्टी को मैं देखता हूं और एक भारतीय जनता पार्टी को, जहां पे एक आम कार्यकर्ता भी कभी सरप्राइज तौर पे इस तरह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पा सकता है, ये देखा जाता है। और नितिन जी को आप जब से ये घोषणा, ये बात सामने आई है, आप देख सकते हैं कि कल शाम व्यक्तित्व को और उनके बयानों को, मीडिया से इंटरेक्शन को आप देखेंगे तो बहुत नाप तोल के बोल रहे हैं। और जो उनका बैकग्राउंड पता चला कि सिर्फ 45 वर्ष के हैं और इस बीच में 4 बार लगातार और अब 5वीं बार वो एमएलए रह चुके हैं और उनके पिताश्री भी एमएलए थे। और जिस तरह से खासतौर से बिहार इलेक्शन के ठीक पहले एक घटना मैं आपको बताऊं, जिसकी मैं चर्चा बिहार के भाजपा के नेताओं से जब बात किया तो पता चला कि जब मोदी जी के बारे में, उनकी मां के बारे में एक बना कर यूट्यूब AI वीडियो जारी किया था कांग्रेस पार्टी ने, और उसके खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया तो उसका नेतृत्व करने वालों में ये शामिल थे और कांग्रेस के दफ्तर पे पूरी तरह से आक्रामक रूप से इन्होंने हमला कर करके और ये धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया। हमें लगता है कि वो पॉइंट क्लिक किया पार्टी नेतृत्व को कि हियर इज अ लीडर, अपकमिंग लीडर। और ये चूंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा की भी अध्यक्ष थे, तो जिनको हम डायनामिज्म को देखते हुए और पार्टी के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए उनके हाथ में बैटन दे सकते हैं। लेकिन एक बात हमारे मन में बड़ा सवाल उठता है कि अगर मास अपील नहीं हुई उनके में, मास लीडरशिप अगर स्टेब्लिश नहीं कर पाए, जो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जी में भी एक हद तक मिसिंग था, जो एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते जो मास अपील होना चाहिए, मास अट्रैक्शन होना चाहिए, वो अगर नितिन जी में मिस किया तो फिर बाकी सब क्वालिटी एक तरफ, मास अपील नहीं होगी तो ये पार्टी के लिए थोड़ा कमजोरी के भी लक्षण हो सकते हैं। और आगे आने वाले समय में लगातार अमित शाह ही पार्टी का अध्यक्ष कोई भी हो, रणनीतिकार पार्टी का अमित शाह ही बने रहें, ये अगर बनता है नितिन के समय में भी, तो ये पार्टी के भविष्य के लिए बहुत ठीक है। अच्छा इंदुकांत जी, नहीं माना जाएगा। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता है भूपेंद्र यादव, उन्हीं के पास चलते हैं। भूपेंद्र जी, आपने तो बहुत करीब से नितिन नवीन के साथ काम किया और कई दशकों से आप लोग साथ हैं। नितिन नवीन के बारे में जो प्रॉपर्टीज और जो उनके जो गुण और अवगुण के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, इंदुकांत सर ने भी सब चीज़ें बताई हैं कि भाई आरएसएस की बहुत पहली पसंद थे, बहुत कनेक्टेड रहते हैं, फालतू के बयानबाजी नहीं करते, डाउन टू अर्थ नेता हैं, लीडरशिप को समझते हैं, प्रशासन के बीच, सरकार के बीच कैसे एक सामंजस्य बिठाना है, ये सब चीज़ें उनको आती हैं। लेकिन एक आरोप लग रहा है कि भाई परिवारवाद की बात आप लोग करते नहीं हैं। उनके पिता भी बीजेपी के इतने बड़े नेता थे, अब उनको अपने अध्यक्ष बना दिया है। बड़ा सवाल ये भी है कि कायस्थ समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक, अभी जेपी नड्डा के बारे में भी कभी कभी ये बातें आई हैं कि उनको लेके भी, जैसे इंदुकांत सर कह रहे हैं कि स्वीकारोक्ति नहीं रही है पार्टी के अंदर, उनके कामकाज के तौर तरीकों को लेकर भी बहुत बार सवाल उठाए गए हैं, उनके बयानों को लेकर, उनकी बातचीत को लेकर। उनसे बहुत सुलभ और सामान्य और बड़े डाउन टू अर्थ नेता हैं नितिन नवीन। क्या संगठन और कार्यकर्ता के बीच का जो कम्युनिकेशन है बहुत मुश्किल चीज होती है? बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसे में 4-5 प्रदेशों में चुनाव होने हैं, बंगाल आपको साधना है, नॉर्थ ईस्ट आपको साधना है, उड़ीसा है, यूपी है। क्या बिहार जैसे प्रांत में काम करने के बाद क्या ग्लोबल और इंडिया, पैन इंडिया के तौर पर क्या वो एक सक्सेसफुल लीडर हो पाएंगे भूपेंद्र यादव? आपको क्या लगता है? आप तो बहुत करीब से उनको जानते हैं। देखिए अमित जी, बिहार की धरती पर इतनी न बड़ी खुशी की लहर है कि आज बिहार की धरती पर कल से आज तक बिहार की सभी नौजवान युवा कार्यकर्ता में खुशी की लहर दौड़ उठी है मेरे भाई। अमित जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के जो है ना, जो अध्यक्ष बने, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी, वो इतना डायनेमिक पर्सनालिटी है और इतना सोवर है। हम तो उनके साथ काम कर चुके हैं, हम लोग बिहार में। उनको बनने से पहले, एक दिन पहले हम लोग गए हैं, उनसे मिल करके आए। तो उनको ये भी सही बात है कि उनको पता नहीं था। वो काफी सरल स्वभाव के हैं और उनके पिताजी भी काफी विद्वान आदमी थे, नवीन किशोर जी। तो देखिए, कहने का मतलब है कि हमारे जो बने हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी, ये 5 बार का विधायक रहे हैं और इनका एकदम डाउन टू अर्थ इनकी लगाव है। और ये जब बने हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है ना, इन पर नजर बनाए हुए था
ये थर्ड आई होता है। मैं अमित जी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी का एक थर्ड आई होता है जो पूरे इंडिया के अंदर में नजर दौड़ाते रहता है कि कौन से कार्यकर्ता में मतलब हमारा इस तरह का मतलब बूस्टअप स्टेमिना है कि वो कभी भी जो है ना वो किसी भी पद पर जाने के लिए तैयार है, उसकी चुनाव करती रहती। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे जेपी नड्डा जी, आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व पूरे अमित शाह जी, ये सभी लोग मिल करके यदि हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी को ऊपर जो है ना बहुत बड़ा कंधे पर बोझ दिया है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाए, साउथ से नॉर्थ और ईस्ट से वेस्ट, तो यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और हम समझते हैं कि आदरणीय नितिन नवीन जी के लिए ये बहुत बड़ा मतलब शुभ अवसर है और बिहार की धरती से वह नौजवान 45 साल का युवा हमारे भाई यदि उस पोस्ट पर गए इतने बड़े शीर्ष पोस्ट पर, तो यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही मतलब ठीक है भूपेंद्र जी, मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। लेकिन अदर जो हमारे बिहार के अंदर में पार्टी देख लीजिए, आदरणीय लालू जी का 97 से हमारे आदरणीय लालू जी हैं, लेकिन उसका अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू जी ही होते हैं। मतलब कांग्रेस का देख लीजिए, आप चले जाइए यूपी में मुलायम सिंह जी का देख लीजिए, हमारे अक्षरदेव मुलायम सिंह यादव जी, उनका अखिलेश यादव जी। तो ये वंशवाद परिवारवाद वाली पार्टी है मेरे भाई। चलिए कम से कम पूजा थोड़ा सा बोर हो रही थी, लेकिन आपने थोड़ा फ्यूल दिया है बात करने के लिए पूजा को भी। हाँ भूपेंद्र यादव जी, ठीक है, मैं चंद्रमोहन जी के पास जा रहा हूँ। भी जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का महिमा मंडन सुन के थोड़ा सा चंद्रमोहन जी भी बोर ही हो रहे थे नितिन नवीन की। चलिए ठीक है, मैं चंद्रमोहन जी के पास जाता हूँ, फिर मैं पूजा जी के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन जी, इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में जो मैंने स्क्रूटनी किया है कि ना तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चली है, ना तो बीजेपी की चली, ना तो अमित शाह जी की चली है। इसमें सिर्फ कोरा जो इंटरफेरेंस था वो आरएसएस का था। आरएसएस की सिफारिश, आरएसएस के थम्सअप पे इनको नियुक्त किया गया है। बीजेपी अगर अध्यक्ष बनाती तो वो अध्यक्ष बिहार से तो नहीं आता, ये तो 100% कंफर्म था। आप इस बात को डिट्टो कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये आरएसएस के प्रभाव की वजह से हुआ जो हो रहा है? चंद्रमोहन जी देखिए, नजरिया अपना अपना होता है जी, जिसका नजरिया जैसा आपने अपने नजरिया से जो भाव तोला है उसके लिए मैं बिल्कुल अमित जी गलत नहीं बोलूंगा, और ठीक है आपका भाव है। लेकिन एक बात जरूर है कि वंशवास के ताबूत के कील में से जो आंतरिक झूठी पार्टी का जो नया कार्यकारिणी अध्यक्ष निकला है उसको झूठी मुबारक भी मैं दे दूंगा। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि एक पार्टी जो इतनी बड़ी है उस पार्टी ने आज साबित कर दिया कि वो पार्टी जहां 2.5 थी वो 2 पे हुई, 2 से ज्यादा की चलती नहीं है। ये आज इस कार्यकारिणी अध्यक्ष में स्थापित हो गया। और इस बात की प्रशंसा करते करते मेरे भाजपा के मित्र वापस वंशवाद पे चले गए और भूल गए कि वंशवाद की बेलों से ही तो उत्पन्न हुआ है ये नवीन दत्त जी, उसी बेलों से निकल के आए हैं जिनके पिता भाजपा में आज 5 बार के विधायक है। और हमारे देश के, मेरे देश के प्रधानमंत्री महामानव लाल किले के ऊपर खड़े होकर वंशवाद के लिए देश की जनता को जागरूकता फैलाते रहे। और उसी बात को फिर मैं कह रहा हूं, झूठी पार्टी के, झूठे नेतृत्व के, झूठी व्यक्तियों ने आज फिर प्रमाणित कर दिया कि हम जो बोलते हैं वो करते नहीं है, तो हम झूठ बोलते हैं उसे बार बार करके देते रहते हैं। अरे जब वंशवाद के अंदर, राजनीति के अंदर आप एक अध्यक्ष लेके आ रहे हैं तो फिर वंशवाद के ठीकर के ऊपर आप शोध क्यों मचाते हैं? कौन मना कर रहा है आपको? ये तो बिल्कुल ठीक है अगर कोई कहे कि व्यापारी का व्यक्ति व्यापारी बनेगा, नेता का बेटा नेता ही बनेगा, स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपकी मुंह में मीठा मीठा जाए तो कब और दूसरे के मुंह में जाए तो तू ये राजनीति जो है ये महामानव जी के द्वारा और जो इन जैसे प्रवक्ता बैठे हैं वो दी जाती है। वो इस बात को डिसाइड करती है कि जो 2 रूप की पार्टी और 2 व्यक्तियों की ताकत है वो आज भी कम नहीं हुई। और उन 2 व्यक्तियों की ताकत के स्वरूप के अंदर एक डमी पर्सनैलिटी ला के खड़ा कर दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर अभी आगे कई मोड़ पे लेके जाने वाला है। क्योंकि आज प्रश्न ये होगा कि जिस तरह से वो प्रश्न कांग्रेस पे खड़ा करते थे, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष तो अपने आप को साबित और स्थापित कर चुके हैं। क्या ये अध्यक्ष स्थापित कर पाएंगे? क्या ये अध्यक्ष फुली अध्यक्ष है? अगर फुली है तो फिर कार्यकारी अध्यक्ष कैसे हो गए? तो बहुत सारे अभी प्रश्न है। अभी तो एक पड़ाव है जिस पड़ाव के ऊपर ये साबित हुआ कि अचानक और आकस्मिक आना
और झूठ की प्रकाष्ठा के ऊपर झूठ को लपेटते हुए झूठ को बार बार बोलना। सबसे पहले तो जैन जी इस बात को समझेंगे कि वंशवाद के ऊपर एक विपक्षी पार्टी को जो बार बार टारगेट बनाया जाता है, एलओपी नेता को जो अपने कामों के द्वारा या यूपी के नेता अपने कामों के द्वारा दिखाते हैं, उसको टारगेट करा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज इस बात को प्रमाणित किया है। ठीक है, मैं पूजा के पास जा रहा हूँ। ठीक है, चंद्रमोहन जी, पूजा मिश्रा जी, आप तो जानती हैं कि आपने बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से देखा, नॉर्थ ईस्ट को भी आप बहुत करीब से समझती हैं क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में रही भी हैं। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आपको नॉर्थ ईस्ट साधना है, आपको पश्चिम बंगाल साधना है, आपको उड़ीसा साधना है, आपको यूपी साधना है। बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब जिन जिन राज्यों में चुनाव है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। और बड़ा सवाल मेरा भी यही है आपसे, क्या नितिन नवीन इज ही कैपेबल ऑफ डूइंग दिस? क्या इतनी कैपेबिलिटीज हैं? और क्योंकि जो बीजेपी का लीडरशिप है ना वो बहुत अप्स एंड डाउन्स है। 60 साल के नेता भी हैं, 70 साल के नेता भी हैं, 40 साल का युवा भी है जो विधायक सांसद है, 28 साल की 26 साल की एक महिला भी है जो विधायक बन गई है, 24 साल की एक बच्ची है जो सिंगर थी और अब वो सीधे मेन फ्रेम पॉलिटिक्स में आ गई है। तो ये जो स्लेबी ऊपर नीचे, जो फ्लोचार्ट ऊपर नीचे है, क्या बिहार का एक नेता जो बिहार में पिछले 4, 5, 6 दशकों से वहां पर है और वहां की पॉलिटिक्स को समझ रहा है, वहां के सेंट्रल सिस्टम को समझ रहा है, उसको अचानक इतना नेशनल लीडरशिप में लाना, क्या बीजेपी से गलती हुई है या आरएसएस के दबाव में ये सब चीजें की गई? वंशवाद वाला तो मसला छोड़ ही दीजिए, मैं आपका एनालिसिस जानना चाहता हूं, क्या गलती हो गई बीजेपी से? क्योंकि इंदुकांत सर कह रहे हैं कि अमित, जो मोदी जी ने कहा है अगर वो हो गया तब तो बहुत अच्छा है, अगर इन्होंने मिस किया तो बहुत बड़ा फेलियर होने वाला है। पूजा मिश्रा जी। अमित जी, आपको नमस्कार और साथी प्रोग्राम को भी नमस्कार। और कभी कभी मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन है, जेन जी, मतलब हमारे बाद वाली जनरेशन है जिनसे हमारा रिसेंट जनरेशन गैप हो गया, हम लोग मिलेनियल हो गए, उनको ना लोग हल्के में ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी को बुला करके खड़ा कर देंगे तो क्रेजी है, उनको पता नहीं चलने वाला है। ये गलत फहमी को मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को, कोई भी पार्टी, अगर मेरी पार्टी होगी मैं उसको भी कहूंगी, अगर कोई पाल रहा है, कोई नेता पाल रहा है तो निकाल के बाहर फेंके। ये जो न्यू जनरेशन है, मोस्ट अवेयर जनरेशन है, जिसको पता है कि वो अगर बायां कदम बाएं तरफ रख रही है या दाहिने तरफ रख रही है तो क्यों रख रही है। हम लोग जनरेशन ऐसे थे कि जो हमें आइडिया नहीं होता तो हम रखने के बाद में पता चलता था ये तो गलत रख दिया हुआ है, अब इसको दूसरी तरफ रखना पड़ेगा तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा। वो प्रिपेयर रहते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आना है और क्या काटेंगे। अब इनको बात कर लेते हैं हम नितिन नवीन जी को। पहले तो बहुत बहुत बधाइयां नितिन नवीन जी को, बनाए गए हैं वो जो है अभी कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हुए हैं। जो भाजपा का कल्चर है वो यही दिखाता है कि आगे चलकर के ही अध्यक्ष बनते हैं। हम आशा करेंगे कि जो है अगर 47 युवा को बनाया गया हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, आप कह सकते हैं इन द प्रोसेस में है, बने तो नहीं है, अभी नड्डा जी ही हैं, तो इनको एज अ पपेट नहीं यूज किया जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या, 2026 में चुनाव हो जाएगा वेस्ट बंगाल का, उसी समय में आपको असम के चुनाव मिल जाएंगे और फिर आपको पता चलता चला जाएगा कि किस तरीके से जो है इनका इस्तेमाल एज ए स्केपगोट किया जा रहा है। क्या लिटरली इनको जो है दिया जा रहा है जिम्मेदारी, या फिर जो आप कह रहे हैं कि आरएसएस के दबाव में, प्रभाव में किया गया हुआ कार्यभार है कि जिसमें इनको नितिन नवीन जी को बनाया गया हुआ। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कहीं ना कहीं आरएसएस का जो दबाव प्रभाव रहा है, और साथ ही साथ ये भी जो है बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है, हम नवीन जी से अपेक्षा करेंगे। अभी आपने कहा कि भाजपा में बहुत सारे ऐसे जो है विधायक बन गए हैं, सांसद बन गए हैं, कई बार आपत्ति भी होती है मुझे ऐसे, जैसे कि एक जो है भोजपुरी से एक्टर हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें डॉलर से क्या लेना देना, हम तो रुपए से चलते हैं। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, वो कहती है कि भारत देश 2014 में आजाद हुआ था, और उसके बाद में नागरिकता की बात करेंगे 1983 में, आयरोनी है मतलब। उसके बाद में फिर मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती ना, तो मुझे जो है जो सांसद है, विधायक है, पर ये जब चीजें निकल करके आती हैं, ये मुझे आपत्ति होती है, तो न्यू जनरेशन जो है उनको और कहीं ज्यादा आपत्ति होती है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मुझे पता है ये चीजें होती हैं। उनको लगता नहीं ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होती हैं, उनको क्लियर कट चाहिए होता है। और नितिन नवीन जी के साथ में मुझे लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि इनका इस्तेमाल महज एक पपेट की तरीके से किया जाए, जब कहीं पे गलत हो जाए तो इनको एज ए स्केपगोट इस्तेमाल कर लिया जाए, और अगर कहीं पे सही हो जाए, भाई हाथ तो हमने चलाए थे, इनके हाथ बंधे हुए थे, हमारे धागे तो हमारे हाथ में थे, हमने हिलाया था इनको, इस तरीके की बात हो सकती है। और एक बड़ी मतलब मुझे जो है सूट करता हुआ दिखता है भाजपा के लिए कि वो ये है कि सोच वही चेहरा नया। भाजपा की सोच तो बदलनी नहीं है,
और ना तो ये जो है धरातल पे काम किए हैं, ना इनकी काम करने की इच्छा है, ना ये काम करना चाहते हैं। जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो मुझे लगता है आपको अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, दोरजी खांडू के बेटे, उनके पास जाना चाहिए। वहां की खबरें आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है? उनकी वाइफ है, उनके जो है भाई है, उनके नाम पे रजिस्टर्ड फर्म है और सरकार द्वारा जितनी भी जो है योजनाएं निकल करके आई थी, उनके टेंडर्स 70% टेंडर्स वो सारे के सारे पेमा खांडू के जितने रिश्तेदार थे उनके नाम पे रजिस्टर्ड फर्म को दी गई है, जिनमें उनकी वाइफ, वो खुद भी एमएलए, उनकी वाइफ भी एमएलए है, 99% स्टैक है उनका उस कंपनी को और उसको दिए गए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर राजनीति की बात करें तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति हम लोग हमारे यहाँ कहा करते थे, हिमाचल प्रदेश में हम लोग कहते थे ये नॉर्थ ईस्ट की राजनीति वेदर की तरीके से है, सुबह धूप रहेगी, शाम को जो है बरसात हो जाएगी। आपको जानकारी है कि नहीं है कि जब जो है नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की हम बात करते हैं तो वहां पे अगर कांग्रेस की सरकार बनी और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो पूरी की पूरी कांग्रेस की सरकार गिरेगी, सब भाजपा में जाएंगे, उसके बाद में फिर भाजपा की सरकार बन जाएगी जी। तो इस तरीके की चीजें होती रहती है नॉर्थ ईस्ट में। और अगर अभी आपने उड़ीसा की बात की हुई थी, हालांकि जो है भाजपा सरकार करप्शन में और सरकारी मशीनरीज को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर चुकी हुई है। आपको पता होगा कि नवीन पटनायक अभी बाहर है सत्ता से, होना तो उनको विपक्ष में चाहिए पर वो विपक्ष में खड़े हो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो मशीनरीज है उनका इस्तेमाल करके वहां पे दबाया गया हुआ है इनको। अगर ये मशीनरीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर ये पूरे ईमानदारी के साथ में जाएंगे तो इनकी सरकार कहीं नहीं बनने वाली है, जनता इनको समझ चुकी हुई है। और जहां पे कमी होगी उसके लिए इन्होंने स्केपगोट ढूंढा हुआ है नितिन नवीन जी को। ठीक है पूजा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ तमाम पैनल बना रहेगा, इंदु कांसर भी मेरे साथ हैं, पूजा मिश्रा मेरे साथ हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी मेरे साथ हैं और भूपेंद्र यादव बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में जब हम लौटेंगे तो उन चैलेंजेस के बारे में चर्चा करेंगे, उन की वो क्या क्या चैलेंज है जिसको अभी उनको फेस करना है और नितिन नवीन क्या उन चैलेंजेस पर खड़े उतर पाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं प्रश्नकाल के, अगले हिस्से में जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की यात्रा बुलंदी से आगे बढ़ रही है। वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ स्वदेशी मुहिम एक नया विश्वास जगा रही है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की सराहनीय पहल हो रही है। खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्वदेशी उत्पादों की खरीद करके आत्मनिर्भर उत्तराखंड की नींव मजबूत कर रहे हैं। हम सब स्वदेशी उत्पादों को ही अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे छोटे छोटे स्थानीय जो कारीगर हैं, उद्यमी हैं, स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें, वो भी सशक्त होंगी और हमारा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी सशक्त होगा। स्वदेशी उत्पाद सिर्फ सामान भर नहीं है, इनमें देश की मिट्टी की खुशबू शामिल है। इसमें युवाओं के परिश्रम का पसीना लगा है। स्वदेशी उत्पाद केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं है, ये अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम और समर्पण का भी पर्याय है। इसलिए स्थानीय उत्पादों की खरीद से हमारे किसान, कारीगर, छोटे व्यापारी और उद्यमी न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहे हैं,
बल्कि उनके श्रम का भी सम्मान हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी की जो पहल है, उसी के अंतर्गत हमारे लोकल कारीगर हैं, उनके साथ हम लोग कुछ समय से कार्य कर रहे हैं और उनके बनाए द्वारा जो हस्त निर्मित प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग अपने शहरों के हिसाब से उसको कस्टमाइज करते हैं। इस पूरे स्वदेशी अभियान से फ़ायदा जो है, हम जैसे उद्यमियों के साथ साथ जो कारीगर हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिला है, उनको भी रोजगार का सृजन हुआ है। उत्तराखंड सरकार की कल्याणकारी नीतियों और स्वदेशी के संकल्प का साथ पाकर युवा उद्यमियों के सपनों को भी पंख लग रहे हैं। स्वदेशी उत्पादों का अभियान, मेहनत को मिल रहा सम्मान। ब्रेक के बाद प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा पैनल मेरे साथ है। भूपेंद्र यादव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। पूजा मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। इंदुकांत दीक्षित जी मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। इंदुकांत सर, अब चैलेंजेस की बात करते हैं। एक न्यू कमर को इतना भारी भरकम चैलेंज दे दिया, 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, लीडरशिप को बैलेंस करना, कार्यकर्ताओं के बीच कनेक्ट, और सबसे बड़ा काम है बीजेपी एज अ संगठन और आरएसएस के बीच कम्युनिकेशन बनाकर रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी उनके पास होगी, जिसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि वक्त से पहले और अनुभव से ज्यादा जिम्मेदारी मिल गई है नितिन नवीन को? अमित जी, आज की डेट में ये कहना शायद उतना उचित नहीं होगा, और हमें ऐसा लगता है कि नितिन जी को सभी लोगों ने बधाई दी, और मैं भी बधाई देता हूं कि देखिए क्या होता है कि कभी कभी आदमी का व्यक्तित्व तभी निखरता है जब उसको मौका मिलता है, अवसर मिलता है। राइट। अगर आपको अवसर ही नहीं मिलेगा तो आपका व्यक्तित्व निखारने का या काम करने का या अपने को प्रूफ करने का आप कैसे करेंगे? और इसका एग्जाम्पल देखिए इतिहास में, मैं वो तुलना सीधे तौर पर बराबरी में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वामी विवेकानंद कब निखरे थे, आदि शंकराचार्य कब निखरे थे, भगत सिंह कब निखरे थे, गांधी जी कब निखरे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब निखरे थे? अगर उन्हें भी इसी बात से सोच करके ये मौका अवसर नहीं दिया जाता और कहा जाता कि 50, 55, 60 में दिया जाएगा, तो देश के इतिहास में जो बड़े बड़े मोड़ आए, इन लोगों ने बड़ा योगदान किया, वो शायद नहीं होता। मैं जब छात्र था तो हमारे एक अध्यापक कहते थे, मैंने डिबेट शुरू किया स्कूल में, कई बार चैंपियन हुआ, तो क्लास में आके कहते थे और सबका मोटिवेशन करने के लिए कहते थे कि ये याद रखो कि विवेकानंद ने, आदि शंकराचार्य ने 28 साल में, 30 साल में, 32 साल में जीवन का सब कुछ कर दिया। तो आप उनसे सीख लेकर करके, उनसे प्रेरणा लेके काम करो। तो अगर उसको मायने रखें, उसको मापदंड रखें अमित जी, तो 45 साल तो अधिक एज है, और जीवन में बड़ा काम करने का जो उत्साह और जो डायनामिज्म होता है, करने की ताकत और इच्छा शक्ति होती है, वो जो 30, 35, 40 के युवा में होता है, वो 50, 55 में आने में कम होने लगता है। इसको अनुभव करते हैं जो लोग बड़ी एज के हैं, और वो कहते भी हैं कई बार कि इसीलिए, जैसे आप देखिए हमारे देश में एक परंपरा है कि भारत रत्न तो ठीक है फिर भी, लेकिन पद्म अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कार, जो लोग अपने लाइफ के फैग एंड में आ जाते हैं, 60 में, 70 में, 85 में, 90 में, अब वो उससे प्रेरणा लेके क्या कुछ और बड़ा समाज में कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात। बहुत कम उम्मीद है। आप उनके पूरे जीवन के योगदान को अप्रिशिएट करते हैं, बट अगर वो पुरस्कार उनके काम को रिकॉग्नाइज करके जो 30-35 से कर रहा है, 45 में होता, तो शायद उसका योगदान और ज्यादा समाज में बढ़ जाता, उससे जो उनको मोटिवेशन मिलता। मैं मानता हूं कि ये एक अवसर अगर उभरते हुए नेता को समय पर राइट टाइम पे मिलता है, और अगर उसको पंख फैलाने में की ताकत है, जैसे मैंने कहा राइडर है, कि जो पीएम ने जो गुण कहा उनके में है, तो निश्चित तौर पर, और उनको फ्री हैंड दिया जाए, जैसा नड्डा जी को मिला अमित शाह की छत्र छाया में, वैसा नहीं, फुल कोट एंड कोट फुल अपॉर्चुनिटी, फुल फ्रीडम दी जाए, केवल गाइडेंस हो ऊपर से, तो निश्चित तौर पर ये उम्र उनके लिए बहुत कुछ करने का अवसर है। और मैं मानता हूं कि ये अवसर हर उभरते हुए नेता को मिलना चाहिए। और एक अंतिम बात, ऐसा ही अवसर बिहार में किसी बड़े नेता को, डायनामिक लीडर को फुल फ्लेजेड नहीं मिला, इसलिए ये आरोप लगता है कि आज तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने लायक कोई
बड़ा नेता उसी बिहार में पैदा नहीं हो पाया क्योंकि उसको कभी अवसर नहीं दिया गया। जी ठीक है। पूजा मोहन, आपको ये लगता है कि नितिन नवीन जैसे लीडर को ऊपर लाने के पीछे का मकसद ये भी था कि हिंदी पट्टी का बिहार एक ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा, तो क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव, ताकि किसी बैसाखी की जरूरत ना हो, चाहे वो नीतीश बाबू हो या कोई और भी पार्टी हो जो एलाई थी एनडीए की, क्या बीजेपी अब फुल फ्लेज उस जोन में जा रही है जैसे यूपी में और एमपी में और छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों में जिस तरह बीजेपी फाइट करती है, क्योंकि उनके पास कोई फेस नहीं था। तो उनको ये शायद लग रहा है कि बिहार से एक आदमी को पिक करो, उसको ग्रूम करो, उसको मौके दो, उसको बड़ा बनाओ, ताकि आने वाले वक्त में बिहार में लीडरशिप की कमी से जो बीजेपी जूझ रही थी शायद वो खत्म हो जाए। पूजा मिश्रा जी। हाँ, ये अगर आप कहना चाहते हैं कि अमित जी की वो चाहते हैं कि उनका बिहार में जो है बीजेपी का फेस हो, तो ये किसी हद तक एग्री किया जा सकता है। पर अगर आप उनको सीएम तक लेकर के जाना चाहते हैं तो नहीं, ये मतलब मुझे नहीं लगता है कि पैनल उपस्थित भाजपा के प्रवक्ता क्या कहता है। अगर वो नवीन के भक्त होंगे तो कह सकते हैं कि नहीं भाई यही प्लानिंग चल रही है, और अगर कोई भी राजनीतिक समझ रखता होगा तो उसको पता होगा कि हाँ, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है पूजा? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? जैसे भाजपा की प्रवृत्ति है, भाजपा को चाहिए होता है पपेट, और भाजपा जो है अगर पपेट नहीं चाहिए होता तो उत्तर प्रदेश में 2017 में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होते। भाजपा में क्योंकि उस वक्त जो है केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उनको पावरफुल लोग नहीं चाहिए होते, उनको चाहिए होते ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से डिसीजन लेने से पहले सोचना पड़ जाए। और या तो जो है जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री, उनकी तो अलग कहानी है, वो डिफरेंट है, पर इनको चाहिए जो होता है वो ये चाहिए होता है भाजपा की जो भी मैं इसे कहूंगी कि वन मैन शो टू मैन आर्मी ये चल रही है, जो है भाजपा की भी प्रवृत्ति चल रही है, इस तरीके से पार्टी चलाई जा रही है। तो यहाँ पे इनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए होगा जो है अगर पता ही को बनाना चाह राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप कहेंगे सीएम की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, जिस तरीके से जो है नीतीश कुमार जी का चल रहा है, वो लग रहा है कि जो है 5 वर्ष तक वो ठीक ठाक कर ले कंप्लीट, ईश्वर उनको जो है स्वस्थ रखे, पर मुश्किल दिख रहा है प्रैक्टिकल बात की जाए तो नहीं ले जाने वाले। अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और उससे संगठन में मजबूत हो जाएगा, कनेक्शन से पकड़े रहेंगे, कार्यकर्ताओं से कनेक्टेड रहेगा, फिर उसको आप चाहेंगे मुख्यमंत्री। भाजपा ऐसा कभी नहीं करेगी, भाजपा के जो 2 लोग ऊपर बैठे हुए हैं कभी नहीं चाहेगी कि वो जो है बेनिफिट में आए। तो ये सिर्फ मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो है नवीन जी को, हम तो नवीन जी से अपेक्षा करेंगे कि अगर आपको अवसर मिला हुआ है तो भरपूर इस्तेमाल करिए और जो है मजबूती के साथ में निखर करके आइए, काम करिए। और इससे पहले जो राजनीतिक विश्लेषक थे कि अवसर मिलेगा तब तो करेंगे, तो मुझे बड़ा पीड़ा होती है जब कोई कहता है कि अवसर मिलेगा, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकल करके आती हूँ। मैं छात्र अध्यक्ष रही हूँ 2014-15 में, भारत की आजादी के बाद में पहली महिला छात्र अध्यक्ष हुई थी मैं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव हुआ करता था। मेरे कोई प्राइमरी बैकग्राउंड नहीं है राजनीति में, पूरे 7 पुस्तकों में प्रधानी और किसी में सिवाय वोट देने के लिए किसी ने राजनीति नहीं की थी। मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि छात्र राजनीति होती थी, चुनाव होता था। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के कितने कॉलेजेस में चुनाव होते हैं, कितने यूनिवर्सिटीज में चुनाव होते हैं। तो आप अवसर की बात करें तो भाजपा अवसर देने वालों में से नहीं है। अगर ये अवसर देने वालों में से हो रहे होते तो इन्होंने एक योजना भी चलाई थी कि जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आएंगे उन युवाओं को जो है राजनीति में ला देगा, किया था ना, हंगामा मचाया था ना। वो कहाँ है, किधर है? जो आपको प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को आपने खत्म कर रखा हुआ है। तो ये कोई बात नहीं है कि वो अवसर देना चाहते, उनको चाहिए एक पपेट, उनको वो पपेट मिल गया हुआ है। मैं फिर कहूंगी कि नवीन जी अगर वो बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको बधाई है, लेकिन अगर खुद के तरीके से काम करेंगे तो भाजपा के लिए बेहतर रहेगा, उनके लिए बेहतर रहेगा। पर उनकी जो मैंने कहा ना कि चेहरा नया, सोच वही, जब तक किसी के और के हाथ में कमान रहने वाली है तब तक जो है नवीन जी कोई बनता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मुद्दे ना तो उठाना चाहते हैं ना उनको उठाने की मंशा है। जी इंदुकांत जी, सर, डॉक्टर साहब बताएं। सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, इसी भाजपा में नितिन गडकरी जी को 53 वर्ष की अवस्था में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का अवसर मिला था जी, तो बहुत सारे सवालिया निशान इस तरह से उठे थे, बहुत उम्र का अंतर नहीं था। और उसी के बाद उन्होंने जिस क्षमता से उस पार्टी में काम किया, राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान मिली थी। तो हम ये अवसर किसी को मिले तो वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। ये ठीक कह रही थी पूजा जी, उनको अवसर मिला, चुनाव होते थे, अवसर मिल रहा है यहाँ पे, उनको अगर फुल फ्लेजेड काम करने का अवसर मिले तो शायद एक नई तस्वीर खींचे और बाकी पार्टियों के लिए भी एक नई लाइन, एक आदर्श स्थापित हो सके। जी ठीक है। भूपेंद्र यादव,
देखिए, नितिन नवीन के सिलेक्शन को लेकर थोड़ा संशय में समाजवादी पार्टी भी है, चंद्रमोहन शर्मा जी भी कह रहे हैं। चंद्रमोहन जी, मैं आ रहा हूँ, बस एक रिएक्शन ले लूँ बीजेपी से। चंद्रमोहन जी भी कह रहे हैं कि भाई वही आपने कर दिया कि पिता भी राजनीति में थे तो पुत्र भी राजनीति में है, पुत्र का पुत्र भी राजनीति में हो गया। आप कांग्रेस पर तो वार करते हैं कि भाई परिवारवाद है और परिवार से ही नेता और अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी दे दी गई है, एक प्रदेश का नेता कैसे इतना सब कुछ मैनेज कर पाएगा। और इंदुकान जी का भी तर्क बिल्कुल सही है कि जब तक जिम्मेदारी नहीं मिलती, आदमी खिलकर नहीं आता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं होती है, उसके अंदर का इंड्योरेंस दिखाई नहीं देता है। व्हेन यू गिव अ चांस समबडी देन ओनली ही और शी कैन प्रूव देयर इंड्योरेंस। तो आपको लगता है कि बिहार का परचम बुलंद होगा भूपेंद्र यादव, या आपको लग रहा है कठपुतली वाला मामला होगा जो पूजा कह रही हैं कि भाई हमको यस मैन चाहिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज में लिखा है सवाल नहीं पूछते, आज्ञाकारी हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहस नहीं करते, विवादित चीजों में नहीं पड़ते हैं, सियासी बयानबाजी नहीं करते। तो गुड बॉय वाली छवि वाला आदमी राजनीति में फिट नहीं बैठता है। बहुत ज्यादा गुड बॉय वाली छवि है भूपेंद्र यादव। नहीं अमित जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष भी होते हैं। अच्छा, इनको अब शायद कितना जानते हैं भाई साहब को मालूम नहीं मुझे। ये बहन हमारी गुड बात कर रही है। हाँ। इनकी पार्टी तो खुद कहाँ फंसी हुई है, परिवारवाद में देख रहे हैं कि 6 MP इन्हीं के परिवार से होते हैं, इनका मुखिया है। इसकी बात छोड़िए उनकी। अब आइए हमारे जो है ना भाई साहब कांग्रेस के हैं, तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस तो भाई इस चीज से कोसों दूर है। इनके अंदर तो मतलब ईमानदारी नाम का तो चीजें नहीं है। छोड़ दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कठपुतली स्वयं बनाते हैं स्टैंप में। तो इनकी अपना जो है रही है। लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर में यस मैन कभी नहीं होते मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी डायनेमिक पर्सनालिटी बने हैं। वो 5 बार का विधायक रहे हैं और डाउन टू अर्थ गरीबों के बीच, लोगों के बीच, सभी क्षेत्रों में जो है ना उन्होंने कार्य किया है। 2 बार PWD मिनिस्टर रहे, नगर विकास मंत्री रहे। उनके पास में कार्य करने की लंबी जो है ना फेरिस्ट है मेरे भाई। वो 2005 से विधायक बनते आ रहे हैं, रेगुलर 5 बार विधायक बन चुके हैं। तो देखिए उनके अनुभव जो है ना बहुत अच्छे हैं। वो हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बिहार की धरती से इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने का जो शुभ अवसर मिला, यह हमारी बिहार की धरती के लिए कम से कम जो है ना हमारे नौजवान, हमारे कार्यकर्ता, बहुत खुशी की लहर है मेरे भाई। और रही बात ये भाई साहब बोल रहे हैं कांग्रेस के कि नहीं चलेगा, अरे भाई राहुल गांधी नहीं है आपके। राहुल गांधी जो है वो जो है ना वो अपना परीक्षा बिहार के तेजस्वी पर दे दिए, जिसका कारण है कि तेजस्वी मटिया मेट हो गया। अब देख लीजिए, संघत से गुण होत है, संघत से गुंजार। इनका संगतिया जो किया उसकी नैया डूब गई रे भाई। आई खाली कहते हैं वोट चोर। अरे मेरे भाई, आपको तो अपने जनता को जो आप जो है ना अविश्वास कर रहे हैं, तो क्या आप देश की जनता के ऊपर जो है ना विश्वास कीजिएगा। आप अपनी सारी संस्थाएं के ऊपर जो है ना अटैक करते रहते। तो ये सारी चीजें हैं मेरे भाई अमित जी। इन लोगों को अच्छा भी करिए तो इन लोगों को लगेगा कि अरे भाई क्या कर रहे हैं। अरे भाई, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के बने आदरणीय नितिन नवीन जी, तो इसमें कमी बेसी आप तो उनके साथ रहे नहीं है, आप तो उनको जानते नहीं है। यदि हम लोग नजदीक रहे हैं, वो डाउन टू अर्थ है गरीबों के बीच। अब नहीं जानते अमित जी, हम लोग उनके जाकर के बगल में बैठते थे। हम लोग क्या करके कार्यालय के अंदर में वो आते थे तो क्या भैया क्या हाल है, मतलब उनको थोड़ा भी घमंड नहीं था कि हम मिनिस्टर हैं। वो सारे कार्यकर्ताओं से मिल करके सारे लोगों को कार्य भी करते थे। वो ऐसे इस पृष्ठभूमि के धनी है मेरे भाई। और बिहार में पूरे नहीं पूरे देश के अंदर में साउथ टू नॉर्थ और वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट तक खुशी की लहर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि एक देश की डायनेमिक पर्सनालिटी नितिन नवीन जी के रूप में मिला। और भारतीय जनता पार्टी अब देख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल में भी हम कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं और 2027 में यूपी में भी हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे इन्हीं के नेतृत्व में। ठीक है चंद्रमोहन जी। तो मैं बोलूँ जरा। हाँ चंद्रमोहन जी। देखिए, हमारे भाजपा के मित्र बिल्कुल वैसे ही चीजें करी है जैसे उनके जो भी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, जो यस मैन की तरह वो बोल रहे थे, उनको उपहार मिल रहा था। शायद वो उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार का अध्यक्ष उनको बना लिया जाएगा।
तो उसकी लाइन के ऊपर वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि बहुत ईमानदार पार्टी है ये। इतनी ईमानदारी है कि इसकी ईमानदारी इतनी है कि आज साबित हो गया कि जो दो व्यक्ति दिल्ली की सत्ता से लेके हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता को परस्त कर चुके हैं, उसी प्रस्ताव के अंदर एक ऐसा चेहरा लेके आए जो परिवारवाद से निपटा और जो यस मैन है। और यस मैन की पार्टी के इधर है, नड्डा जी को तो चलते हुए देश के गृह मंत्री हाथ पकड़ के पीछे खींच देते हैं। यहाँ तो इतना यस मैन रहेगा कि अगर उंगली हिल गई तो हिम्मत भी नहीं होगी आगे जाने की। ये पार्टी हमने नहीं दी है मित्र, ये पार्टी आपकी पार्टी की है। आपसे बड़ा क्या परिवार की पार्टी है क्या इस देश के अंदर में? सुन लीजिए, क्या बात करते हैं? सुनना अच्छा रहता है। अरे मोहन भाई, मैं आपको बता दूं कि आपका नेहरू जी से जोड़िए ना, पार्टी का अध्यक्ष चुना अरे जाना, पोता पर नाती पर दादा पर दादी, क्या बोल रहे हैं आप लोग रे भाई? किसको टीवी चैनल के बाद चुनाव बैठ करके, अरे भाई देश की जनता जो है ना आपकी जो है ना क्रियाकलाप को समझ गई है। अब पूरे भारत की जनता आपको जो है ना मटिया मेट करके रख दिया। मोहन जी, कांग्रेस की प्रवक्ता भाई आप सुन लीजिए, आप नतीन में भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप 3 में जीते हैं, सारी जो राहुल गांधी जी के नाम पर वो राहुल गांधी का मुकाबला आपको कैसे देश कर की पाएंगे? जनता बहिष्कृत कर राहुल दिया। गांधी वो नेता है जो हर बार एलओपी के होते हुए राहुल गांधी देश की क्या सरकार है? बीच में काहे बोल रहे हैं? अरे वो ठीक है, भूपेंद्र जी सुन लेते हैं, भूपेंद्र यादव सुन लेते हैं, भूपेंद्र यादव सुन लेते हैं, भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी सुन लेते हैं। आपका नया अध्यक्ष बना है, वो नाराज हो जाएंगे आपके। आप मेरी बात सुन के काउंटर करिए। अब क्या है कि आपका नया अध्यक्ष बना है, आप इस पे डिबेट करते काहे घबरा रहे हैं? आप बिहार की बात कर रहे हैं, अरे बिहार की बात करते करते आपको हिंदुस्तान की तरफ देखना है। मैंने जो उदाहरण दिया है, पता नहीं है आपको कि आपकी 2 पावर की शक्ति का गृह मंत्री भी चल रहा हो और डिफेंस मिनिस्टर साथ हो, तो डिफेंस मिनिस्टर को भी हाथ हिला के पीछे कर दिया जाता है। तो क्या वो एक बिहार के नेता को जिसके पास पावर होगा वही ना पावर यूज करेगा, आपके पास पावर नहीं है। भूल जाइए, आपके पास जो भूल जाइए, राहुल गांधी जैसी पार्टी नहीं है जिसके अंदर एक साउथ के नेता को एक बड़ा पावर मिलता है, वो भी चुनाव के दौरान मिलता है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे और भगवान न करे कि भारतीय जनता पार्टी में आवे रे भाई, एक दलित नेता आपका राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करता है, उसने इस बात को साबित किया मेरे लिए परिवार आवश्यक नहीं है, मेरे लिए पार्टी आवश्यक है। ये फर्क है आपके और हमारे में। अरे आप भी तो काहे घबरा रहे हैं? अभी तो बनी हुई है, अभी तो इम्तिहान की घड़ियां बहुत है, उनका जवाब तो वो देंगे, आप मत घबराइए, मत घबराइए। मोहन जी आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है, बोलिए टीवी के बाद आपको गृह मंत्री और आपको देश के प्रधानमंत्री आगे आने देंगे, साबित होगा आने वाले टाइम पर। क्या उनकी नीतियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लागू करेंगे उसके लिए उनको वो परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ये साबित होगा अलग आने वाले इलेक्शन के अंदर। जिस नीति के हिसाब से जैनजी का झुकाव राहुल गांधी के प्रति हो रहा है, जनता पार्टी के नीतियों को जो है ना पूरे देश में फैलाना। ठीक है, पूजा मोहन जी के पास, पूजा मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। पूजा जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से ये डिस्कशन हो रहा है, आप चंद्रमोहन जी जो तर्क दे रहे हैं, और शायद अभी इंदु कांत जी मेरे साथ नहीं है डॉक्टर साहब, मैं चाह रहा हूँ कि आप समअप करिए डिबेट को। क्या ये सच में कठपुतली और एक स्टैंप अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, या आपको लगता है कि पार्टी में इनकी कुछ चल पाएगी? अमित जी देखिए, ये तो तय बात है कि भाजपा में जो ऊपर में बैठे 2 लोग हैं ना, ये नहीं चाहते कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसकी चले, वरना जो है आपको पता नहीं। सर इंदु कांत जी हम लोग के साथ हैं कि नहीं, संगठन में संगठन के साथ में जो है क्या तालमेल चल रहा है। आपको शायद जानकारी ही हो कि उत्तर प्रदेश में जो 3 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री 2 और मुख्यमंत्री, इनके बीच में बिल्कुल किसी भी तरीके का तालमेल नहीं है, अलग से खींचान चल रही, बस वो इसीलिए चल रही है क्योंकि कौन केंद्र के करीब है और कौन केंद्र से दूर है। इनके यहाँ पे युद्ध चल रहा है अंदर खुद के, जहाँ पे चालू है कि कौन कितना पावर पा सकता है, किसके हाथ में कितनी ताकत आ सकती है। तो नवीन जी, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ ना कि यहाँ पाइए, अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे उनको स्वतंत्र देकर रखा हुआ है। अरे होंगे हो रहे होते ना, दिखता, हम आप बैठ करके डिस्कस नहीं कर रहे होते इस तरीके से, वो दिख जाता। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये बनाया ही जा रहा है उनको पपेट की तरीके से, वो थ्रेड उनके हाथ पैर में बंधा हुआ है, जितना जितना नचाया जाएंगे वो उतना नाचेंगे। और मैं फिर कहती हूँ कि अगर बने ही है अध्यक्ष तो ना नाचे, उनके इशारों पे अपना कार्य करें, ज्यादा बेहतर होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को। भूपेंद्र यादव बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूजा मिश्रा मेरे साथी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित थे वरिष्ठ पत्रकार जो बिहार का एनालिसिस करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है, नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी दी गई है वो लार्जर देन लाइफ है, और जब चीजें लार्जर देन लाइफ हो जाती हैं तो अपेक्षाएं भी बहुत बड़ी होती हैं। अपेक्षाओं पर खरे उतरे तो प्रमोशन होगा, और अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे तो पार्टी की हार। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए बियॉन्ड हेडलाइंस।